ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अध्याय 24। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद का सृजन किया गया है। तो अटॉर्नी जनरल का जो संबंध है किस भाग से और किस अनुच्छेद से है, इसको ध्यान में रखिएगा। भाग 5 अनुच्छेद 76। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। यह भारत सरकार को विधिक मामलों पर जो है सलाह देता है, एडवाइस देता है। महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में 3 अधिकारियों को विधिक अधिकारी जो है माना गया है। ये जो विधि अधिकारी हैं, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता। याद रखिएगा, इसमें यानी इस तीनों विधि अधिकारी में जो सर्वोच्च मतलब कि विधि अधिकारी होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो महान्यायवादी सर्वोच्च स्तर पर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक होती है। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान के द्वारा निश्चित नहीं किया गया है और इसके अलावा संविधान में उसे पद से हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार अगर बात करें तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद पर रहेगा और वह अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति उसके लिए निर्धारित करेगा। इसके बाद महान्यायवादी की जो शक्तियां हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसद के किसी समिति जिसका वह सदस्य है, इसकी कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकारी है। हालांकि उसे संसद के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 105(4) के अनुसार अगर बात करें तो महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियां, वेकेशंस व विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए जो कार्य हैं ये 3 प्रकार के हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए जो कार्य, पहला है भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। तो भारत सरकार से संबंधित जो मामले हैं, इन मामलों को उच्चतम न्यायालय में, मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, ये इसका कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में जो है भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। और तीसरा जो कार्य है, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। ये सभी जो है राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। पहला कार्य, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना और सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। इसके बाद भारत का महाधिवक्ता, इसके बारे में देख लेते हैं। महाधिवक्ता भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी है जिसका प्रमुख कार्य महान्यायवादी की सहायता करना है। तो महान्यायवादी की सहायता करने के लिए कौन अधिकारी होता है? तो महाधिवक्ता। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। वही महाधिवक्ता है, इसका पद जो है संवैधानिक न होकर मात्र क्या है, वैधानिक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जो महान्यायवादी होता है, ये मतलब इसका जो पद है वो किस तरह का है और जो महाधिवक्ता है उसका जो पद है वो किस तरह का है। तो जो महान्यायवादी है इसका जो पद होता है संवैधानिक होता है और जो महाधिवक्ता होता है ये वैधानिक है। इसी प्रकार भारत के अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए की गई है। यह पद भी वैधानिक है। तो महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता की जो पद होता है वो वैधानिक है। इसको ध्यान में रखिएगा। जो भारत के मतलब कि प्रथम महान्यायवादी हैं वो कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? एमसी सित्तलवाड़। इनका कार्यकाल था 1950 से 1963 तक। भारत के दूसरे महान्यायवादी का जो कार्यकाल है सीके दफ्तरी, इनका कार्यकाल 1963 से 1968। इसके बाद नीरेन डे,
इनका कार्यकाल 1968 से 1977। एस.वी. गुप्ता 1977 से 1979। एल.एन. सिन्हा 1979 से 1983। के पराशरन 1983 से 1989। सोली सोराबजी 1989 से 1990। जी रामास्वामी, इनका जो कार्यकाल है 1990 से 1992। मिलन के बनर्जी 1992 से 1996। अशोक देसाई 1996 से 1998। सोली सोराबजी 1998 से 2004। मिलन के बनर्जी 2004 से 2009। जी.ई. वहानवती 2009 से 2014। मुकुल रोहतगी 2014 से 2017 और के वेणुगोपाल 2017 से अब तक। तो देखिए जो वर्तमान में मतलब कि भारत के जो महान्यायवादी हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। या जो प्रथम भारत के महान्यायवादी थे इनका नाम याद रखिएगा, या भारत के जितने भी महान्यायवादी हैं इनके नाम को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन दे दिया जाता है जिसमें 3 महान्यायवादी होते हैं, एक नहीं होते, पूछा जाता है कि इनमें से कौन महान्यायवादी के पद पर नहीं रहे हैं। तो देखिए जो हमारे भारत के महान्यायवादी हैं, नाम जो है इसको आप ध्यान में रखिएगा। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं। नाम है एम.सी. सितलवाड़, सी.के. दफ्तरी, नेरेन डे, एस.वी. गुप्ता, एल.एन. सिन्हा, के पराशरन, सोली सोराबजी, जी रामास्वामी, मिलन के बनर्जी, अशोक देसाई, सोली सोराबजी। देखिए सोली सोराबजी ये 2 बार जो है भारत के महान्यायवादी के पद पर रह चुके थे। इसके बाद मिलन के बनर्जी, ठीक है, मिलन के बनर्जी आप देख सकते हैं ये भी 2 बार। जी.ई. वहानवती, मुकुल रोहतगी, ठीक है। इसके बाद के वेणुगोपाल। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत के कितने महान्यायवादी मतलब कि रह चुके हैं और कौन कौन है। कार्यकाल मतलब कि भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभार कार्यकाल से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनके जो पद हैं वो किस तरह का है, वैधानिक है, संवैधानिक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो संबंध है किस अनुच्छेद से है महान्यायवादी का और किस भाग से संबंध है, ये सभी रखिएगा। इनका जो पावर्स है वो क्या क्या है और राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन है निर्वाचन आयोग।